ओके, पिरामिड ऑफ एनर्जी पढ़ने से पहले हमें एक लॉ पता होना ज़रूरी है जिसे हम कहते हैं लिनमैन 10% रूल। मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। ठीक है, लिनमैन 10% जो लॉ है, अगर हम देखें सबसे नीचे जो ट्रॉपिक लेवल आती है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद अगली जो लेवल आती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद यहाँ पे आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद यहाँ पे आएगा टर्शरी कंज्यूमर्स। तो जो लिनमैन 10% लॉ है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्पेलिंग। लिनमैन 10% लॉ ये कहता है कि जैसे प्रोड्यूसर सबसे पहले फूड की सिंथेसिस करेंगे सनलाइट की हेल्प से, सूर्य के प्रकाश की हेल्प से वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं हमारे प्रोड्यूसर। तो लिनमैन 10% लॉ ये कहता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, अगर वो 100% अगर फूड बना रहे हैं, जितना वो 100% जो वो फूड बना रहे हैं उसमें से 90% यही यूज कर लेंगे अपनी लाइफ के लिए। मींस इनको भी तो रेस्पिरेशन करना है, इनको भी तो एनर्जी की जरूरत है, तो 90% ये अपने लिए यूज करते हैं। और जो 10% है वो जाएगा फिर अगली ट्रॉपिक लेवल पे, यानी कि जो अगले ट्रॉपिक लेवल पे एनिमल्स होंगे उनके पास बस ये 10% एनर्जी जाएगी। बाकी जो 90% एनर्जी है वो ये अपने लिए यूज कर लेंगे। उसके बाद ये जो 10% है, जो प्राइमरी कंज्यूमर के पास एनर्जी गई, उस 10% का भी 90% ये लोग अपने लिए यूज करेंगे। तो 10 का 90% हो गया 9। और 1% ये जो एनर्जी है ये चली जाती है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। तो बस 1% एनर्जी जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। अब ये जो 1% एनर्जी है इसका भी 0.9 ये खुद यूज कर लेंगे। मींस 9% ये खुद यूज करेंगे एंड 0.1% ये सेकेंडरी कंज्यूमर ऊपर की तरफ पास कर देंगे। मींस ऊपर की तरफ बस 10% एनर्जी ही जाती है। इसीलिए जो टर्सरी कंज्यूमर हैं उनके पास, जो प्लांट ने 100% फूड की फॉर्मेशन की थी, उनके पास लास्ट में बस उसका 0.1% एनर्जी जाती है। एंड क्योंकि बस इतनी एनर्जी जा रही है यहाँ पे, इसीलिए टर्सरी कंज्यूमर से आगे फूड चेन होती नहीं है, क्योंकि फिर तो एनर्जी 0.00% में चली जाएगी। तो इसे हम कहते हैं लिनमैन का 10% लॉ। कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी अगर ट्रॉपिक लेवल है, वहां पे जितनी एनर्जी उस ट्रॉपिक लेवल को मिल रही है, वो ट्रॉपिक लेवल 90% खुद के लिए एनर्जी का यूज करती है। खुद के लिए यूज करने का मतलब खुद भी तो वो जी रही है ना, जो भी ऑर्गेनिज्म है खुद भी वो जी रहे हैं, उनको भी रेस्पिरेशन करना है, उनको भी मूवमेंट करना है। तो 90% वो अपने लिए यूज करते हैं और 10% वो जो एनर्जी है वो अगली ट्रॉपिक लेवल पे पास हो जाएगी। तो इसीलिए जो एनर्जी का पिरामिड बनता है वो हमेशा ही अपराइट बनता है। ये भी एक आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा पिरामिड है जो हमेशा अपराइट रहेगा। तो उसमें आ जाता है हमारे एनर्जी का पिरामिड। प्रोड्यूसर में यहाँ पे 100% एनर्जी, उसके बाद 100% का 10% होगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास। अब उस 10% का भी 10% सेकेंडरी कंज्यूमर के पास होगा एंड लास्ट में उसका भी 10% हमारे टर्सरी कंज्यूमर के पास एनर्जी होगी। इसे हम कहते हैं लिनमैन 10% लॉ। इन जनरल आप बस इतना समझ सकते हो कि एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। दूसरा,
कोई भी अगर ट्रॉपिक लेवल है, वो ट्रॉपिक लेवल 90% एनर्जी का खुद यूज करती है एंड बाकी बची हुई बस 10% एनर्जी उससे अगले ट्रॉपिक लेवल पे पास होती है एक इकोसिस्टम में। क्लियर हुआ? सर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि पॉलिटिक्स वाले लोग होते हैं, जैसे नेता वेता होते हैं तो वो आधा अपने लिए रख लेते हैं, थोड़ा बहुत ही जनता के लिए देते हैं, तो हाँ उसको जी, ऐसे भी समझ। बिल्कुल। वो 90% अपने पास रख लेते हैं और 10% आगे पास कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो आप लोग। सर इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉरी मैं थोड़ा लेट से जुड़ा। ये हम पढ़ रहे हैं अभी लिनमैन का 10% लॉ, एंड अभी हम पढ़ रहे हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। कल हमने पिरामिड पढ़े थे, हमने पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ा था, पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ा था। ये हम पढ़ रहे हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। किसी एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का लेवल क्या होता है। तो दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, दूसरा ये बनेगा कि 10% एनर्जी अगली ट्रॉपिक लेवल पे पास होती है। तो बस यही दो मेन यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पे से आगे चलते हैं हम, और जो हमारी प्रेजेंटेशन है, पहला वाला क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन सा ऐसा पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होता है, तो उसमें आएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। जैसे हमने बायोमास का पिरामिड पढ़ा था जो कि इन्वर्टेड पिरामिड था अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 1 मिलियन जूल ऑफ सनलाइट है, इसे 1 मिलियन या फिर 10 लाख जूल ऑफ सनलाइट है। अब हमने पढ़ा था टोटल सनलाइट का प्लांट बस कुछ हिस्सा यूज करके उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो प्लांट है वो इसमें से बस इसका 10% जितना भी यूज करेंगे, तो 10,000 जूल अगर प्लांट के पास एनर्जी आ रही है जो कि सनलाइट से आती है, तो 10,000 जूल की बस 10% प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा। बाकी की जो एनर्जी होगी वो प्लांट खुद यूज कर लेंगे अपने जीने के लिए। सिमिलरली फॉर एग्जांपल, प्लांट को किसी हिरन ने खाया और उसके पास 1,000 जूल एनर्जी आ गई, तो वो जो हिरन होगा वो 900 जूल एनर्जी खुद यूज करेगा, एंड अगर कोई लॉयन उसको खा रहा है तो 100 जूल उसके पास चली जाएगी। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो ट्रॉपिक लेवल पे फ्लो करती है। इसे हम कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड लिनमैन 10% लॉ। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लिनमैन 10% लॉ कौन से पिरामिड पे अप्लाई होता है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब इसको थोड़ा सा हम कंक्लूड कर देते हैं। मोस्टली जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं सारे के सारे अपराइट होते हैं। जैसे नंबर्स का भी मोस्टली अपराइट होगा, इसके अलावा एनर्जी का तो हमेशा अपराइट होता है। लेकिन दो ऐसे पिरामिड हमने डिस्कस किए थे जो कि इन्वर्टेड पिरामिड थे। एक पिरामिड था कि किसी एक पेड़ पे अगर बहुत सारी बर्ड्स रह रही हैं तो उसका पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होगा, क्योंकि एक पेड़ है तो उसका थोड़ा सा इस तरीके से बन जाएगा। अगर एक पेड़ है तो उसके आसपास रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा होंगे, तो इसीलिए उनका नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो बनता है, इसका जो पिरामिड बनता है वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है। इसके अलावा हमने पिरामिड ऑफ बायोमास देखा था एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में। बायोमास बायोमास मींस वेट कितना है। तो जो प्रोड्यूसर्स थे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, उनका वेट बहुत ही कम था, बहुत ही हल्की स्पीसीज थी वो। उनसे ज्यादा वेट था जो फिशेस थी, या फिर बीच में जो जू प्लैंक्टन हमने पढ़े थे, उनका वेट उनसे थोड़ा ज्यादा था। और उनको भी खाने वाली जो फिशेस हैं उनका वेट उनसे भी ज्यादा था। तो ये दो इन्वर्टेड पिरामिड बनते हैं। एक इन्वर्टेड पिरामिड है पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। दूसरा ये जो पिरामिड बन रहा है, इसके अलावा एक और यहाँ पे है नहीं, लेकिन वो भी आ सकता है आपके एग्जाम में, जो पिरामिड ऑफ पैरासाइट फूड चेन होती है। पैरासाइट फूड चेन यानी कि जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वर्म्स वगैरह, कीड़े वगैरह हमारे अंदर होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, जो कि हमारे ऊपर फीड करते हैं। तो आप लोग बताइए उसका बनेगा। पैरासाइट फूड सर चेन। उसका क्या? हाँ जी।
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ जी सर, ब्रेक हो जाती है बीच बीच में कभी। ओके, यस सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका। क्वेश्चन मेरा ये है, जो पैरासाइटिक फूड चेन है। पैरासाइटिक फूड चेन यानी कि एक ऑर्गेनिज्म पे बहुत सारे पैरासाइट लगे होते हैं ना, जैसे हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस वगैरह होंगे जो कि हमसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं। या फिर आप लोग देखते हो कोई भी अगर कुत्ता या फिर बिल्ली है, उनके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो कि उनका ब्लड के ऊपर वो डिपेंड होते हैं। तो जो भी ये पैरासाइट फूड चेन है, अगर हम इनका पिरामिड बनाने जाएंगे तो पिरामिड कैसे बनेगा? अपराइट बनेगा या फिर इन्वर्टेड बनेगा? पिरामिड ऑफ नंबर बनाना हाँ, है। नंबर। इन्वर्टेड होगा सर। हाँ जी, इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा सर। इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्ट होगा, जैसे कि घास को भैंस खा रही है और भैंस के ऊपर जो कीटाणु है वो पक्षी खा रहे हैं, तो इन्वर्टेड होगा। हाँ जी, बिल्कुल, इसका मतलब समझ आ गया मोस्टली आप लोगों को। बहुत अच्छी बात है। इन्वर्टेड पिरामिड होगा क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म है, उसका लेयर हम थोड़ा छोटी बनाएंगे, उसके ऊपर बहुत सारे वॉर्म्स होंगे, तो वो जो लेयर है वो बड़ी बन जाएगी। तो इस तरीके से ये 2-3 क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इतना सारा पढ़ने के बाद भी अगर आपको जो मेन क्वेश्चन आने वाले हैं वो अगर क्लियर ना हो तो फिर इतना सारा पढ़ने का भी कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो ये सारे जो छोटे पॉइंट्स है ना, ये स्पेशली आप लोगों को नोट कर लेना है, जिनसे क्वेश्चन आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन होता है। सर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सर इसको ऐसे भी जी। याद कर सकते हैं, जैसे साइकिल बना बना के भी याद कर सकते हैं कि ये साइकिल ऐसे आप होगी, नई मतलब फूड चेन, ये फूड चेन बना के याद कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, फूड चेन बना के कर सकते हो। और 3-4 केसेस हैं वो बिल्कुल आपको रट लेने हैं, जैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी, बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, एक्वेटिक इकोसिस्टम, पैरासाइटिक। तो मोस्टली क्वेश्चन इनसे आएगा। बाकी आप थोड़ा परफेक्शन के लिए फिर हाँ प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, फिर आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। डिकम्पोजिशन के ऊपर बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। डिकम्पोजिशन क्या होता है? जैसे आप लोग देखते हो हम एक मॉर्टल यूनिवर्स में रह रहे हैं। मॉर्टल यूनिवर्स मींस जो चीज आई है वो कभी ना कभी जाएगी। तो इस तरीके से लाखों जो जीव जंतु हैं वो हमेशा ही उनकी डेथ हो रही है। एक दिन में बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, बहुत सारे एनिमल्स की डेथ होती है। तो अगर उनको प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं किया गया, अगर वो जो एनिमल्स की डेथ हुई, अगर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे, उसमें जो पोषक तत्व थे, अगर उनको फिर से यूज में नहीं लाया गया, तो एक टाइम पे अर्थ में मिनरल्स की शॉर्टेज आ जाएगी। एंड वो जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म है, धीरे धीरे बहुत सारा अंबार लग जाएगा हमारे पास, क्योंकि अगर वो डिकम्पोज ही नहीं होंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे माउंट एवरेस्ट पे बहुत सारे लोग चढ़ाई करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पे क्योंकि बहुत ठंड है, वहाँ पे स्नो पड़ा रहता है हमेशा, तो वहाँ पे जितनी डेड बॉडीज हैं वो जैसी तैसी रहती हैं, क्योंकि वो एक फ्रिज की जैसे काम करता है और उस टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता। अगर बॉडीज जमा होती जाती, जितने भी वियर एंड टीयर, जितनी भी चीजें होती, लीव्स वगैरह जमा होती जाती, तो इन सब चीजों से बचने के लिए एक इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन होना भी बहुत जरूरी है। तो डिकम्पोजिशन हम किसे कहते हैं? डिकम्पोजिशन कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर यानी कि हम लोग भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ही हैं। इसके अलावा कोई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, हम सारे ऑर्गेनिक मैटर के बने हुए हैं। तो जो ऑर्गेनिक मैटर कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ना। जैसे हमारे अंदर अगर हम देखें, लास्ट में अगर हम पूरे डिकम्पोज हो जाएंगे तो लास्ट में कुछ मिनरल्स मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह। तो जो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, जब उसको तोड़ा जाता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। और ये जो डिकम्पोजिशन है ये एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस ये इसलिए है क्योंकि
जो भी ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब जो भी रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन को या फिर जिसे भी डिकम्पोज किया जाता है उसे हम कहते हैं डेट्रिटस। इसीलिए हमने वहां पे डेट्रिटस फूड चेन पढ़ी थी, क्योंकि वो ऐसे मटेरियल से स्टार्ट हो रहा था जिसे कि डिकम्पोज करना है। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी चीजें हो गई, आपके डेड प्लांट रिमेन्स, जैसे कि पत्तियां पड़ी रहती हैं, टहनियां पड़ी रहती हैं, या फिर मरे हुए जानवरों के जो अवशेष होते हैं वो भी उस वहां से भी हमारी डेट्रिटस फूड चेन, एंड वो भी एक प्रकार का डेट्रिटस ही है। तो डिकम्पोजिशन आपके 5 स्टेप्स में होता है, इनका आपको नाम याद होना चाहिए। फर्मेंटेशन, मेटाबॉलिज्म, चौथा है ह्यूमिफिकेशन एंड पांचवा है मिनरलाइजेशन। तो एक एक करके इनको हम पढ़ लेते हैं। सर बहुत एक बार सिंपल दोबारा सिंपल बता दीजिए आवाज। ये ना क्लियर नहीं हुआ, एक बार आप दोबारा से रिपीट कीजिए प्लीज। कहाँ पे से एक्चुअली आपको आपकी समझ आवाज नहीं कट आता? रही थी टाइम। ये 4 टाइप्स के जो आपने बताए हैं उन्हें एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, आपको प्रेजेंटेशन शो हो रही है? सर हो रही है, आज पर ना तो अभी जी आवाज सर। कट रही थी आपकी, जस्ट थोड़ी देर अभी। हो रही है सर। और मुझे लगता है थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, इस वजह से वॉइस कट रही है। ठीक है, पहला जो स्टेप है वो है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा स्टेप है लीचिंग, तीसरा स्टेप है कैटाबॉलिज्म, चौथा स्टेप है ह्यूमिफिकेशन, पांचवा स्टेप है मिनरलाइजेशन। अब ये डिटेल में पढ़ेंगे। इन आपको नाम पहले फ्रेगमेंटेशन है कि प्लांट हम उसको छोटे छोटे में तोड़ दें तो उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। किसी चीज के फ्रेगमेंट्स कर देना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेपर है, अगर आप उसको फाड़ दो छोटे छोटे टुकड़ों में तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो जो डेट्रिटस है, डेट्रिटस यानी कि आपकी जो भी हमने चीजें डिस्कस की थी, जैसे कि कोई प्लांट की लीफ है, कोई मरा हुआ एनिमल है, तो जब उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और कुछ एक जानवर ही ये काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अर्थवॉर्म हो गया। अर्थवॉर्म क्या करता है, प्लांट की लीफ का इंटेक करता है एंड उन्हें छोटे छोटे पार्टिकल में उनका ब्रेक डाउन करता रहता है। तो डिकम्पोजिशन का ये पहला पार्ट है, यहाँ पे कोई भी केमिकल यूज नहीं हो रहा है, जस्ट फिजिकल ब्रेक डाउन हो रहा है। उनको जस्ट छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है, जो भी आपका है। नेक्स्ट होता है लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लीफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा तो उससे जो कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उससे रिलीज हुए वो फिर सॉइल में अंदर की तरफ चले जाते हैं पानी के साथ साथ, तो उसे हम कहते हैं लीचिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल है, उसका जब फ्रेगमेंटेशन किया होगा अर्थवॉर्म वगैरह किसी छोटे ऑर्गेनिज्म ने, तो उसका फ्रेगमेंटेशन करते समय बहुत सारे वहां पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए होंगे, उस ऑर्गेनिज्म से रिलीज हुए होंगे। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए वो धरती में अंदर चले जाते हैं पानी के साथ साथ, उसे हम कहते हैं लीचिंग। सर इसमें जैसे कि वो भी हो सकता है ना कि डेड बॉडी को हम जब उसमें नीचे दबाते हैं तो उसका जो तत्व होते हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे आपकी एक डेड बॉडी है, जब उसको दफना देते हैं तो ये सारे प्रोसेस उसके बाद चलना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले इंसेक्ट वगैरह उसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे, फिर लीचिंग होगी। फिर लीचिंग मींस जो भी उसमें इनऑर्गेनिक मिनरल्स थे वो सारे सॉइल में चले गए। अब हम दोबारा से उस डेड बॉडी के पास वापस आ जाएंगे तो उस डेड बॉडी को फिर एंजाइम्स के थ्रू फिर से तोड़ा जाता है। जैसे फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ था, वो डेड बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया था, डेड बॉडी, या फिर हम लीव्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। लीव्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, जो मिनरल्स रिलीज हुए वो धरती में चले गए। उसके बाद जो लीव्स का छोटे छोटे टुकड़े थे जो कि हमें फ्रेगमेंटेशन में मिले थे, तो फिर एंजाइम्स की हेल्प से
डाइजेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने फिजिकली तोड़ते हैं फूड को, और फिर बाद में एंजाइम्स उस फूड को और ज्यादा से तोड़ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आवाज काफी कट कट के आ रही सर, जस्ट एक दो लाइन बिल्कुल समझ में नहीं आई। ओके, एक मिनट में एक बार नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ, सॉरी। सर ने ये कहा ना कि जो लीचिंग होती है उसमें जो न्यूट्रिशन, डेड बॉडी के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारे अर्थ तत्व में मिल जाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी जब डेड बॉडी हो जाती है तो वो हमारे जो पृथ्वी के जो हमारी बॉडी पंच तत्व से मिलकर बनी है ना, वो सारे तत्व आपको उसमें मिल जाते हैं, वैसे ही न्यूट्रिशन उसमें मिल जाते हैं। और जब ये न्यूट्रिशन को और छोटे छोटे पार्टों में मिलना होता है तो उसे यही कहते हैं ना सर, यही सही बता रही हूँ? हाँ जी, थोड़ा आपको और मतलब आपको और समझना पड़ेगा। लीचिंग सही बताया आपने। अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में जो लीव्स थी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फिजिकली तोड़ा गया। अब छोटे छोटे टुकड़े करने में कुछ मिनरल्स वगैरह जैसे कैल्शियम वगैरह रिलीज हुए, वो धरती में अंदर चले गए। अब दोबारा से जो लीव्स हैं उनको केमिकली तोड़ा जाता है। केमिकली मींस एंजाइम की हेल्प से। वो एंजाइम किसके होंगे? कुछ बैक्टीरिया के एंजाइम होंगे, कुछ फंगस के एंजाइम होंगे। वो जो बैक्टीरिया फंगस हैं वो अपने एंजाइम्स की हेल्प से वो लीव्स को केमिकली उनका ब्रेक डाउन करेंगे। दो तरह का ब्रेक डाउन होता है ना किसी भी चीज का, एक फिजिकल ब्रेक डाउन होता है और एक केमिकल ब्रेक डाउन होता है। जैसे आप अपने फूड को ले लीजिए, आपके जो टीथ हैं वो आपके फूड का फिजिकल ब्रेक डाउन कर रहे हैं, मींस जस्ट उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। उसके अलावा आपके इंटेस्टाइन में, आपके स्टमक में जो एंजाइम्स हैं वो उसका केमिकल ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में होता है फिजिकल ब्रेक डाउन, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। लीचिंग को अभी आप थोड़ा सा रहने दीजिए, सीधे कैटाबॉलिज्म पे आ जाइए। कैटाबॉलिज्म में होगा उसका केमिकल ब्रेकडाउन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ह्यूमिफिकेशन पे। ह्यूमिफिकेशन में जब किसी चीज का केमिकल ब्रेकडाउन हो जाता है तो ह्यूमस बन जाता है। ह्यूमस हम कहते हैं एक डार्क कलर की सॉयल। तो ये बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि जो हमारा डेट्रिटस था, जो कि मरे हुए जानवर थे या फिर लीव्स थी, उनका एक तरह से केमिकल ब्रेकडाउन कर दिया बैक्टीरिया वगैरह ने, तो उनके जो भी तत्व थे अब वो इस तरीके से बन जाते हैं, एक तरह की मिट्टी ये बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में ह्यूमस से भी कुछ मिनरल रिलीज होते हैं। अब मैं बहुत थोड़ा इजी वे में इसे सम अप करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो डेट्रिटस था उसका फिजिकल ब्रेकडाउन हुआ, तो उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फिजिकल ब्रेकडाउन होने में कुछ मिनरल्स रिलीज हुए, वो सॉइल में चले गए, उसे हम कहते हैं लीचिंग। अब जो डेट्रिटस है, जब उसका केमिकल ब्रेकडाउन होता है बैक्टीरिया, वायरस और सॉरी फंगस, इनके थ्रू जब केमिकल ब्रेकडाउन होता है उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। केमिकल ब्रेकडाउन होने के बाद वो धीरे धीरे एक तरह की मिट्टी में बदलने लगते हैं। उस मिट्टी को हम कहते हैं ह्यूमस, एंड उस प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। अब ये जो ह्यूमस होता है या फिर ये जो मिट्टी होती है, इसमें मिनरल्स होते हैं और वो मिनरल्स लास्ट में पूरी सॉइल में फैल जाते हैं, उसे हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। अब क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। हाँ जी, तो यहाँ पे लगभग लगभग हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई। दो चीजें इसमें बची हुई हैं। अब इसको डाइजेशन से भी जोड़ सकते हैं, डाइजेशन के पार्ट से भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप इसे डाइजेशन से जोड़ के देखोगे तो फिर आपको ही ज्यादा समझ में आएगा। सर नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, जी, जो वाली जो मतलब कुछ जो जमीन होती है जो फर्टाइल्स नहीं होती हैं, तो हाँ जी, उनमें क्या रीजन होता है? मतलब उनके यहाँ पे क्या ये सब नहीं होता है डिटेक्ट? हाँ उसमें हो सकता है उसमें डेट्रिटस ना हो, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे कोई खेत वगैरह है तो उसमें हम
आपने देखा होगा केचुआ खाद डालते हैं या फिर हम उसमें खाद डाल रहे हैं। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें हम यही चीज तो डाल रहे हैं। केचुआ खाद में मोस्टली यही चीजें होती हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं। और कोई जो जमीन है वो फर्टाइल नहीं है, तो उसका एक रीजन हो सकता है ये कि वहां पे ह्यूमस ना हो, क्योंकि ह्यूमस जो है वो किसी मिट्टी की फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे सॉइल का पार्टिकल साइज, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कितना वाटर होल्ड कर रही है। जैसे रेगिस्तान की मिट्टी पानी होल्ड ही नहीं कर सकती, तो वहां पे कैसे कुछ उगेगा। और भी फैक्टर हैं, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सर बट जैसे कि कैटाबॉलिज्म में आपने बताया कि जो ब्रेक डाउन हुआ फिर वो जाके फाइनली सॉइल में मर्ज हो जाता है, तो मतलब ये तो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई नहीं क्योंकि इसमें केमिकली ब्रेक डाउन हो रहा है। नहीं, ऑर्गेन जो मतलब यहाँ पे ये जो केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है। सेगमेंटेशन और वाला वो तो बिल्कुल रियल हाँ, है बट केमिकल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट ये नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप थोड़ा पढ़ोगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी, ऑर्गेनिक फार्मिंग मींस आपको यूज नहीं करना है पेस्टिसाइड्स का। वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है कि बस 20 to 30% आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज कर सकते हो, बाकी सारी आपको नेचुरल चीजों का यूज करें। केमिकल्स तो हमारे अंदर भी हैं, तो है तो हम भी एक ऑर्गेनिक बॉडी ही, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का वो कंसेप्ट नहीं है। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। ये दो चीजें हमारी हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये आपको पूरी तरह से याद करने हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा समझने की चीजें नहीं है। फर्स्ट यूनिट में जितनी समझने की चीजें थी वो हमने समझ ली, एंड अब यहाँ पे आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये आपको याद करने हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनको एक छोटे पेपर में जितना ज्यादा आप इनको कंसंट्रेट कर सकते हो, या फिर जितना ज्यादा शॉर्ट कर सकते हो, इनको एक पेपर में लिख लीजिए एंड बार बार आप इन चीजों को पढ़ोगे तो ये आपके माइंड में फिर आ जाएगा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हम किसे कहते हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे विकास हो रहा है, वैसे वैसे अर्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। एंड सबको पता है कि एक ना एक दिन अगर हम इसी तरह से चलते गए तो कहीं ना कहीं ये फिर दुनिया जो है वो एंड के कगार पे आ जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए टाइम टू टाइम जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं, उसकी टीम टाइम टू टाइम पे कुछ लॉज बनाती है, टाइम टू टाइम मीटिंग करती रहती है, ताकि ये जो विकास हो रहा है इस विकास को धारणीय विकास बनाया जा सके। धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो कि हमारे लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन नेचर भी उस विकास को धारण करने के काबिल हो, नेचर को वो विकास डैमेज ना करे। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसकी डेट आप लोग याद रखेंगे, सितंबर 2000। कितनी कंट्रीज थी, 189 कंट्रीज थी। कहाँ पे ये मीटिंग हुई, न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशन मीटिंग थी। वहां पे ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को एक्सेप्ट किया गया। और 2000 में इन्होंने ये मीटिंग की, एंड 2015 तक का एक टारगेट रखा गया कि कुछ एक हम गोल्स लेके चल रहे हैं। गोल्स मींस लक्ष्य, जिन्हें हमें 2015 तक अचीव करना है। एंड इन्हीं लक्ष्यों को हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। तो टोटल ये जो मिलेनियम, हाँ जी, 189 कंट्रीज थे इसमें। हाँ जी, 189 कंट्रीज। और क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आएंगे, एक तो यही आएगा कब ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को एक्सेप्ट किया गया। ये एक तरह से आपका जनरल स्टडीज वाला पार्ट हो गया, या फिर कितनी कंट्रीज थी, कहाँ पे ये मीटिंग हुई, एंड कब तक का टारगेट रखा गया। तो टारगेट 2015 तक का रखा गया था, एंड टोटल इसमें अराउंड अराउंड 8 आपके गोल थे जो कि अचीव करने थे। एंड 8 लक्ष्यों में कुछ सब टारगेट थे। जैसे एक तो मेन गोल होता है, तो वो मेन गोल को कैसे अचीव करना है उसके लिए कुछ सब गोल थे, सब टारगेट्स थे। तो जैसे पहला जो लक्ष्य था वो था कि
गरीबी और भूखमरी को खत्म करना, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी जहाँ पे है या फिर भूखमरी जहाँ पे, उसको खत्म करना। तो उसके अंदर 3 टारगेट जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उन्होंने रखे थे। तो ये भी क्वेश्चन आया है कि कौन से वाले गोल के अंदर कितने टारगेट हैं। जैसे पहले गोल के अंदर 3 टारगेट हैं, दूसरे गोल के अंदर जस्ट 1 टारगेट रखा इन्होंने, तीसरे के अंदर भी 1 टारगेट रखा, चौथे के अंदर भी 1 टारगेट रखा, पांचवें के अंदर 2 टारगेट, छठवें के अंदर 3 टारगेट, सातवें के अंदर 4 टारगेट और आठवें के अंदर 5 टारगेट है। तो जस्ट ऐसे भी आ सकता है कि किस गोल के अंदर कितना टारगेट है। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपको कोशिश तो ये करनी है कि ये जो सारे के सारे गोल्स हैं इनको हम याद कर लें। पर अगर ये सारे गोल्स याद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ेंगे तो वहां पे 17 लक्ष्य और आ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है कि हम टोटल 17 लक्ष्य को याद कर सकें, उनको पूरा हम एक तरह से बाई हार्ट उसको याद रख सकें। लेकिन आपको कोशिश करनी है मैक्सिमम आप जितना याद कर सकते हो। एटलीस्ट ये जो ऊपर की लाइनें लिखी हुई हैं 2000 ये एटलीस्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहला जो लक्ष्य था वो था कि आपको पोवर्टी और हंगर यानी कि गरीबी और भूखमरी जहाँ पे बहुत ज्यादा है उसको खत्म करना है। तो पहला उसके अंदर सब टारगेट था कि जो पॉपुलेशन है लोगों की जो कि $1 पर डे से कम कमा रही है, जिनकी दिन की जो आय है वो $1 पर डे से कम है, उनकी पॉपुलेशन को हाफ करना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर 100 मिलियंस लोग हैं जिनकी आय $1 से कम है, तो इन्होंने ये लक्ष्य रखा था कि 2015 तक हम वो 100 मिलियन लोगों को 50 मिलियन लोगों तक लेके आएंगे। मींस आधे लोगों की आय इससे ज्यादा इन्होंने बढ़ानी है। दूसरा है सबके लिए एम्प्लॉयमेंट, सबके लिए थोड़ा डिसेंट सा एक वर्क। बार ये वाला सब वाला एक बार बताइए ना। पीपल उनकी इनकम $1 से कम है, ज्यादा है, कम है, उनको क्या $1 करेंगे? से कम है, ऐसे जितने लोग हैं उनकी संख्या को आधी करना, मतलब उनको आधा करना। तो ये पहला टारगेट था। ओके सर। हाँ जी। दूसरा टारगेट है सबके लिए रोजगार और सबके लिए एक डिसेंट वर्क होता है, मतलब एक रिस्पेक्टफुल वर्क की व्यवस्था करना, ये उनका दूसरा लक्ष्य था। अब जब आप इसके शॉर्ट में नोट्स बनाओगे तो आपको पहले पोवर्टी हंगर, उसके बाद इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखोगे आप जस्ट ऐसे लिख सकते हो कि लेस देन इनकम, जिनकी $1 से कम है उनको आधा करना। उसके बाद तीसरे में आप प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क लिख सकते हो। उसके बाद चौथे में तीसरे में आप हंगर लिख सकते हो। जितना आप इनको शॉर्ट करके लिखोगे उतना बार ज्यादा आप इनको दोहरा सकते हो एंड उतना ही आपको याद होते जाएंगे। इसके अलावा तीसरा जो लक्ष्य था, तीसरा लक्ष्य ये रखा था इन्होंने कि जिन भी जो भी लोग भूखमरी से गुजर रहे हैं उनकी संख्या को भी आधी करना, ये इनका तीसरा लक्ष्य था। अगर हम दूसरा मिलेनियम डेवलपमेंट टारगेट की गोल की बात सर करते हैं। मेरे मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ रहा है, मतलब डाउट ही है कि आप जैसे बोल रहे हो कि $1 पर डे में कम करना, यानी कि उसकी जनसंख्या को हाफ करना, मतलब हाफ मीन्स उसको छाट के इस तरह रखना कि मतलब वो लोग इतना कमा रहे हैं एक दिन में, तो उन लोगों को अलग उनकी रखना। उनकी पॉपुलेशन को हाफ करना मींस कि लोगों की आय बढ़ाएंगे हम, तो वो लोग कम होते जाएंगे ना जिनकी आय हाँ कम है $1। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, तो इस तरीके से कम करना है। उसके बाद जो प्राइमरी एजुकेशन हम कहते हैं 5th to 8th तक की जो एजुकेशन है उसे हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। तो जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनको एक प्राइमरी स्कूलिंग प्रोवाइड करना, ये इनका दूसरा लक्ष्य था। इसके अंदर एक ही टारगेट रखा था इन्होंने। इसके बाद तीसरा जो लक्ष्य था वो था जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। आपको ये सारे के सारे टारगेट तो याद रखने हैं, लेकिन इनके जो करस्पॉन्डिंग नंबर इनके साथ में, जैसे जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट के साथ है तीसरा नंबर, तो ये नंबर भी आपको याद रखना है, क्योंकि बाई नंबर भी इससे क्वेश्चन आते हैं कि चौथे नंबर का गोल क्या था, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं।
तो जो आपका तीसरा गोल यही है कि जेंडर इक्वालिटी करना, जैसे कि बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, उसे 2005 तक हटाना। जो भी लड़कियों के साथ भेदभाव होता है प्राइमरी एजुकेशन या फिर सेकेंडरी एजुकेशन, हम कहते हैं 12th तक की पढ़ाई में, तो उनके साथ जो भी भेदभाव हो रहा है, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इस भेदभाव को 2005 तक खत्म करना। एंड इसके ऊपर भी अगर कोई लेवल है, जैसे इससे ऊपर हमारा ग्रेजुएशन का लेवल हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल हो गया, सभी लेवल पर वो भेदभाव खत्म करना 2015 तक। ये इनका तीसरा गोल हो गया। और तीसरा गोल क्या था कि जेंडर इक्वेलिटी को लेके आना। तो पहले इन्होंने बोला कि 2005 तक हम प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जेंडर इक्वेलिटी लेके आएंगे, और उसके बाद जितने आगे और लेवल हैं, जैसे आपका ग्रेजुएशन लेवल हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हो गया, पीएचडी का लेवल हो गया, उसमें भी हम जेंडर इक्वेलिटी 2015 तक लेके आएंगे। यानी कि इन सभी लेवल पे जो वुमेन है उनके साथ कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। जो मृत्यु दर है, जो नए नए न्यूबॉर्न्स होते हैं, जैसे कि जो नए बच्चे पैदा होते हैं या फिर जो 5 साल तक के बच्चे हैं, उनकी डेथ होना एक बहुत आम बात थी आज से कुछ टाइम पहले, या फिर अभी भी हम अफ्रीका में बात करें तो वहां पे अभी भी जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, यानी कि बच्चों की जो मृत्यु दर है, वो बहुत ज्यादा है। आप अगर अपने आसपास भी पता करोगे तो हमसे जो 2 जनरेशन ऊपर के थे, यानी कि उसमें हमारे ग्रैंडफादर आ गए, उनकी जो जनरेशन थी, वहां पे भी चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत आम थी। आप अगर बात करोगे आपको अपने आसपास भी बहुत सारे केस मिल जाएंगे। तो जो चाइल्ड मोर्टेलिटी थी, मतलब 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर को भी 2/3 से कम करना, ये इनका चौथा लक्ष्य था। 5वां लक्ष्य इनका था मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ मतलब कि जो आपकी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं या फिर जो प्रेगनेंसी के बाद जब माँ बन जाती हैं, तो उनके हेल्थ को भी उसको हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब प्रेगनेंसी के दौरान या फिर माँ बनने के बाद अगर किसी फीमेल की डेथ हो जाती है, उसे हम मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं। तो उनके भी नंबर्स को कम करना। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसको भी उसमें भी यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए। यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। एक तरह से एक टैबू है ये बहुत सारी कंट्रीज में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बात करना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर भी सबको एक्सेस होनी चाहिए, यानी कि सब लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एंड आप लोगों को याद होगा कि अभी कुछ टाइम पहले जितने भी विलेजेस थे, वहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया था प्रौढ़ शिक्षा करके, जहाँ पे जो बड़े बड़े प्रौढ़ कहते हैं हम, 40 से 50 साल के जो लोग थे या फिर 35-40 इस एज ग्रुप के जो लोग थे, उनको शिक्षा दी गई थी। वो इसी के अंतर्गत दी गई थी ये शिक्षा। नेक्स्ट है 6वां था HIV एड्स मलेरिया और कुछ एक डिजीज को कैसे फाइट करना, ये इनका 6वां लक्ष्य था। HIV एंड एड्स को कंट्रोल करना। इसके अलावा HIV एंड एड्स का जिनको ट्रीटमेंट चाहिए, 2010 तक सभी लोगों को इसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। एंड तीसरा था कि जितने लोग मलेरिया के शिकार हो रहे हैं या फिर और जितनी डिजीज फैल रही हैं, उनको कंट्रोल करना। तो ये इनका तीसरा लक्ष्य था। 6वें गोल के अंदर 3 लक्ष्य थे जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। 7वें गोल के अंदर 4 लक्ष्य थे। जैसे कि ये हम इन्वायरमेंट ही पढ़ रहे हैं, तो 7वां जो लक्ष्य था वो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ था। 7वां लक्ष्य था इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब इन्वायरमेंट के साथ कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को साथ लेके कैसे हम अपना विकास कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना 7वां लक्ष्य था। तो इसके अलावा इसमें जो पहला गोल था वो था कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मैंने आपको अभी बताया धारणीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि
आप विकास करो लेकिन विकास की वजह से हमारी नेचर को कोई हानि ना हो, इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यानी कि पहला जो लक्ष्य इसके अंदर था वो यही था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जितने सिद्धांत हैं, धारणीय विकास के जितने सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों को लागू करना अलग अलग देशों में, और जो इन्वायरमेंट में जो लॉस हो रहा है, जो हमारे इन्वायरमेंट के संसाधनों का लॉस हो रहा है, उस लॉस को रिवर्स करना, ये इसका पहला गोल था। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं जितने भी अलग अलग प्रकार की स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, जानवर प्रेजेंट होते हैं, जानवर में यहाँ पे आपके एनिमल्स भी आ गए, इसके अलावा आपके प्लांट्स भी आ गए, जितने भी एक डाइवर्सिटी होती है ना, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो उनके लॉस को कम करना, जैसे शिकार की वजह से या फिर अलग अलग वजह से जो जानवरों की प्रजाति थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो वो जो लॉस हो रहा है हमें प्रजातियों का, उसको कम करना, ये इनका दूसरा गोल था। तीसरा गोल था कि जितने भी लोग हैं उनको प्रोवाइड करना सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, ये उनको प्रोवाइड करना तीसरा लक्ष्य था। एंड जितने लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है या फिर बेसिक सैनिटेशन, सैनिटेशन हम कहते हैं मल त्याग की सुविधा, अगर ये नहीं है तो उनकी जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों की पॉपुलेशन को हाफ करना। इसके अलावा जितने स्लम में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ की जो क्वालिटी है, उनकी जिंदगी को अच्छा करना, कम से कम 100 मिलियन स्लम में रहने वाले लोगों की जिंदगी को अच्छा करना, ये सारे के सारे 4 लक्ष्य इसके अंदर थे। इसके अलावा 8वां है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ग्लोबल हम कहते हैं कि सारे के सारे कंट्रीज को एक साथ आना विकास के लिए, जितने भी अलग अलग देश हैं उन सबकी एक साथ भागीदारी होनी चाहिए विकास के लिए। सारे के सारे जो देश हैं वो एक दूसरे के पार्टनर होने चाहिए विकास में, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा इसमें उन्होंने 5 लक्ष्य रखे थे कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जिससे कि जो ट्रेडिंग है, जो व्यापार है, वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होगा। होता क्या था, कुछ टाइम पहले तक जो हमारे इंडिया या फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, जो डेवलपिंग कंट्रीज से जो सामान जाता था उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं मानी जाती थी, लेकिन डेवलप कंट्रीज से जो सामान आता था उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा मानी जाती थी। तो पहला इन्होंने लक्ष्य यही रखा कि व्यापार में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम वस्तु के आधार पर देखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कौन सा देश उसका व्यापार कर रहा है, इस आधार पे किसी चीज की वैल्यू फिक्स नहीं होगी। इसके अलावा फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि जब 2 देश व्यापार करते हैं तो उनकी मुद्रा अलग अलग है, तो उनके पास एक कॉमन मुद्रा होनी चाहिए जिससे वो व्यापार कर सके। ये सारे जो फैक्टर थे इनको टैकल करना था। इसके अलावा सर कहने का हाँ जी, मतलब हमारी कहने का मतलब ये है आपका, जैसे हमारी इंडिया की कंट्री के साथ जो सामान बाहर जाएगा तो उसका वैल्यू कम होगा, और जो जैसे कि अमेरिका से जो सामान आया उसका वैल्यू ज्यादा होगा, भेदभाव की नीति, मतलब एग्जांपल बता रही हूँ सर। भेदभाव मतलब पहले जब व्यापार होता था ना, पहले व्यापार ऐसा होता है कि कुछ लोगों जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जैसे कि इंडिया हो गया या फिर हमारा बांग्लादेश, जो थोड़ा सा पुअर कंट्रीज जो थोड़े आ जाते हैं, उनसे जो सामान जाता था उसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी कम समझी जाती थी। इसके अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें उनको कम मौका मिलता था। तो ये जो भेदभाव हो रहा था थोड़े से गरीब देशों के साथ, उस भेदभाव को खत्म करने का पहला टारगेट था। इस साल आगे बढ़ गए। हाँ जी, दूसरा टारगेट था कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत लीस्ट डेवलप्ड हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका
हमारा जैसे पड़ोसी देश है नेपाल, या फिर कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि बहुत छोटे छोटे आइसलैंड के ऊपर हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, तो इनका अलग से ध्यान रखना, इनकी अगर कोई खास जरूरत है तो उनको पूरा करना, ये दूसरा गोल था। इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर कर्ज होता है, जैसे एक वेबसाइट भी है जिसपे आप किसी भी कंट्रीज का कर्ज देख सकते हो कि उसके ऊपर कितना कर्जा है। जैसे पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा है, इंडिया के एक एक इंडिविजुअल के ऊपर भी बहुत ज्यादा कर्ज है। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर जो कर्ज है, जो डेट है, उसको उससे डील करना। ऐसा ना हो कि कोई जो डेवलप कंट्रीज है, यानी कि कोई अमीर देश है, वो किसी गरीब देश को कर्ज देके और बाद में उसका लैंड ले ले या फिर उसके ऊपर कोई दबाव बनाए। इस तरीके के जितने केस हैं इनसे निपटने के लिए इनका तीसरा लक्ष्य था। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जैसे कि जो वैक्सीन्स बनाती हैं, जो दवाई बनाती हैं, वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उनके साथ एक तरह का कॉपरेट करके, उनके साथ एक तरह से समझौता करके, जो गरीब देश हैं या फिर जो देश अभी डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, उन देशों में जरूरी दवाएं पहुंचाना इनका चौथा लक्ष्य था। एंड पांचवा लक्ष्य इनका था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, या फिर जो भी नई नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे सैटेलाइट वगैरह, नई जो टेक्नोलॉजी है उस सबको उसका फायदा देना, ये इनका पांचवा लक्ष्य था 8वें पॉइंट के अंदर। तो ये एक तरह से डिफरेंट कंट्रीज लेवल पे ये 8वां लक्ष्य इन्होंने तय किया था। तो इसकी पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा, मैं देखूंगा अगर ये हिंदी में मिलती है तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन मोस्टली आपने जो ऊपर चीजें लिखी हुई हैं, जैसे सितंबर 2000 में ये हुआ था, 189 कंट्रीज ने इनके ऊपर साइन किया था, यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये पहल की गई थी, न्यूयॉर्क में ये बैठक हुई थी। एंड 2015 तक यहाँ पे इन्होंने टारगेट पूरे करने थे। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आएगा। सर 2015 तो अभी सर 2022 है, तो वो जो उनके गोल जी, थे वो कंप्लीट नहीं हुए। हाँ, उनके गोल्स कंप्लीट नहीं हुए। अब इनका एनालिसिस फेज चल रहा है कि कितने गोल्स कंप्लीट हुए, किस कंट्रीज में कितने गोल्स कंप्लीट हुए, अभी इसका एनालिसिस चल रहा है। इनकी डेट तो पास हो गई, अब इन्होंने दूसरे गोल दिए हैं जिन्हें हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल्स थे वो 2015 तक पूरे करने थे। अब उसके बाद फिर से यूएन की बैठक हुई एंड एक और यहाँ पे गोल्स इंट्रोड्यूस किए गए जिन्हें हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या फिर इसे हम कहते हैं एजेंडा 2030। वो हमारा मिलेनियम गोल्स थे वो कंप्लीट नहीं हुए, तब भी उन्होंने दूसरे गोल्स को डेवलप वो कर दिया, मतलब इंट्रोड्यूस। हाँ जी, उसके पीछे का रीजन ये है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो 2000 की परिस्थितियों को ध्यान में रख के बनाए हुए थे। अब 2015 तक अगर वो पूरे नहीं हुए तो वहां पे और भी बहुत सारी समस्या आ गई थी। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में जितनी चीजें रह गई, प्लस उस टाइम की जितनी प्रॉब्लम्स थी 2015-16 के आसपास की, उसको ध्यान में रख के ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए गए हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारे 17 गोल्स आते हैं एंड एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। पहले आज कल करेंगे ना, कल कर लेंगे, तो टाइम भी हो गया है। हाँ जी, इनका जस्ट हम याद नहीं होगा ना इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद बाकी इनको कल ही कर लेंगे हम। एक बार हम इनको रिलेट कर लेते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 तक उसका टारगेट रखा गया था। तो सितंबर 25 में 2015 25 फिर से एक इनकी मीटिंग हुई एंड 193 कंट्रीज यहाँ पे इंक्लूड हुई थी। वहाँ पे 189 कंट्रीज थी, यहाँ पे 193 कंट्रीज हैं एंड इन्होंने 17 गोल्स दिए थे जिन्हें हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अभी प्रेजेंट में जो गोल्स चल रहे हैं उन्हें हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
तो कोई कंफ्यूजन है जो भी हमने पढ़ा या फिर जो भी ये फर्स्ट यूनिट थी, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? नो सर। ओके, ठीक है, फिर आप लोग लीव कर सकते हो, एक ब्रेक ले सकते हो अपनी अगली क्लास तक के लिए। थैंक यू। सर थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक ओवरव्यू दे देते ना, आज आपने जितना कराया उसका छोटे छोटे उसमें। बहुत लोग चले गए अब तो। इसमें लिखा होगा वो दे देगा। संध्या जी, आप ओवरव्यू देंगी क्या? ओवरव्यू से क्या जल्दी याद होता है। हाँ, रात जो है ना पेपर, वो रात को पढ़ लेना, 4 बार हो जाएगा। उतना ओवरव्यू ही हो सिखाया जाएगा। सर ने, और एनर्जी बताया वो है। एनाटॉमी की क्लास है ना अभी? हाँ है। हाँ जी जी। जी।